फास्ट फैशन इंडस्ट्री पर, और ये एक ऐसी इंडस्ट्री मॉडल है, एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसमें फैशन ट्रेंड्स को बहुत तेजी से और सस्ते दाम पर, अफोर्डेबल प्राइसेस पर कंज्यूमर तक पहुंचाया जाता है। भारत में इंडस्ट्री फिलहाल करीब 10 अरब डॉलर की है, जो कि FY31 तक $50 बिलियन तक जा सकती है। और इसमें बहुत सारे बड़े प्लेयर्स भी इस फॉर्मेट के साथ जुड़ रहे हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा ज़ूडियो, जो ट्रेंड की कंपनी है, मिंत्रा एक ऑनलाइन कंपनी, मैक्स जो लाइफ स्टाइल की तरफ से है, और थोड़ा सा इसी में जाएं तो प्रीमियम सेगमेंट में आपको ज़ारा भी देखने को मिलेगी, और कई सारी कंपनी है, H&M भी इसी सेगमेंट में आती है, जहाँ पे फैशन बहुत तेज़ी से बदलता है और उसमें अफोर्डेबल प्राइसिंग भी अगर आप जोड़ दीजिए तो एक परफेक्ट कॉम्बो बनता है। इंडिया में ये बहुत तेज़ी से बदल रहा है और एक बहुत बड़ा प्लेयर, एक जायंट शीन भारत में उतरने के लिए बिल्कुल तैयार है RRVL के साथ। इन सब पे बातचीत होगी, डायनेमिक समझेंगे और एकदम बेसिक से समझेंगे ये इंडस्ट्री कैसे काम करती है और क्या है। बातचीत करेंगे कुशल भटनागर से, जो रेडसीयर के स्ट्रेटजी हेड है। कुशल, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। पहले तो ये हमारे दर्शकों को समझाइए कि ये फास्ट फैशन इंडस्ट्री में क्या क्या होता है। जनरली हम लोग समझते हैं कि जो सस्ता भी है और जल्दी जल्दी बदल रहा है, लेकिन इसमें कुछ प्रीमियम सेगमेंट भी आते हैं। डिटेल में बताइए कि ये सेगमेंट कैसे चलता है। तो देखिए, एक जो नॉर्मल फैशन ब्रांड होता है वो टिपिकली एक साल में 2 से 3 कलेक्शन निकालता है। नहीं, सीजन के हिसाब से निकालता है, या तो समर्स में निकालेगा, विंटर में निकालेगा, और शायद 1-2 बीच में निकालेगा। जो फास्ट फैशन ब्रांड्स होते हैं वो एक साल के अंदर 5 से ज्यादा कलेक्शन निकालते हैं। एंड अगर आपने जैसे ज़ूडियो की बात करें तो ज़ूडियो तो कुछ कलेक्शन शायद 40-50 तक भी निकाल देगा एक साल में। तो ये बहुत जल्दी जो लेटेस्ट फैशन ट्रेंड्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं ताकि वो छूट ना जाए। तो जो भी जैसे बॉलीवुड में चल रहा है या ग्लोबली पेरिस में चल रहा है, उसको ये ब्रांड्स जाके आइडेंटिफाई करेंगे और बहुत ही जल्दी इसका प्रोटोटाइप बना के मार्केट में रिलीज करेंगे, ताकि वो ट्रेंड जल्दी से जल्दी आपकी दुकान में, आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पहुंचे और कस्टमर उसको खरीद पाए। तो जो स्पीड ऑफ ट्रेंड रिलीज है उसकी वजह से मार्केट चलता है एंड टिपिकली यंग लड़के लड़कियों को अपील करता है। जो 18 से 35 साल के लोग हैं, जो लेटेस्ट ट्रेंड्स के टच में रहते हैं एंड चाहते हैं कि लेटेस्ट जो भी चल रहा है मार्केट में उनकी वार्डरोब में आए, वो इन स्टोर्स में या फिर इन प्लेटफॉर्म्स पे जाके खरीदते हैं। ओके, क्या इसमें कोई प्राइस पॉइंट का रिस्ट्रिक्शन होता है कि जैसे ज़ूडियो में 999 से नीचे की, या इसमें भी 2-3 सेगमेंट है कि इसमें क्या आप ज़ारा और H&M जैसे को शामिल कर सकते हैं? सॉरी, बहुत क्लियर नहीं था, आप वापस से बोलेंगे प्लीज। मैं कह रहा हूँ कि जैसे एक कॉन्सेप्ट है कि इसमें प्राइस का एक टैग हो जाता है कि साहब 1000 रुपये से नीचे वाले सारे फास्ट फैशन में मान लिए जाए, क्योंकि जल्दी जल्दी बदलते हैं इसलिए अफोर्डेबल होना चाहिए। लेकिन इस सेगमेंट में ज़ारा, H&M जैसे प्लेयर जो थोड़ा सा प्रीमियम है, उनको भी रख सकते हैं क्या? तो देखिए, इसमें 3 तरह के प्राइस बैंड्स हैं जो हम बोलते हैं। एक तो अल्ट्रा वैल्यू सेगमेंट है जहाँ पे ज़ूडियो प्ले करता है, जो काफी सस्ता सामान निकलता है। वहाँ पे टिपिकली बड़े कॉन्ग्लोमरेट ही प्ले कर पाते हैं, क्योंकि वो एक स्केल की वजह से अपनी कॉस्ट कम कर पाते हैं उस सेगमेंट में ऑपरेट करने के लिए। सेकेंड प्राइस बैंड इसका आता है आपका मिड वैल्यू, जहां पर आपके बहुत सारे डिजिटल फर्स्ट ब्रांड जैसे कि स्निच है और जो नए नए ब्रांड जितने भी इंस्टाग्राम पे चल रहे हैं वो सारे ऑपरेट करता है। H&M भी यहाँ पे ऑपरेट करता है। तो यहाँ पर जो बैरियर्स टू एंट्री है वो लो है। काफी सारे नए ब्रांड्स, चाहे एथनिक साइड पे हो चाहे वेस्टर्न साइड पे हो, ये मिड वैल्यू सेगमेंट में ही खेलते हैं। तीसरा आपका सेगमेंट है प्रीमियम, जो कि थोड़ी सी एलाइट क्लास को टारगेट करता है। यहाँ या तो ज़ारा टाइप के ग्लोबल ब्रांड्स प्ले करते हैं, या वहां पर आपके डिजाइनर ब्रांड्स जो थोड़े प्रीमियम होते हैं वो प्ले करते हैं। तो जरूर कोशिश ये रहती है कि प्राइसिंग अफोर्डेबल हो, बट एक एस्पिरेशन भी रहती है उस ब्रांड को लेने की। इसलिए हर तरह के प्राइस बैंड में फास्ट फैशन ऑपरेट करता है। हम जब ज़ूडियो की बात करते हैं वो अल्ट्रा वैल्यू की तरफ चला जाता है। राइट, अल्ट्रा वैल्यू तो चलता है। आपकी रिपोर्ट ये कहती है कि करंट साइज से 5x हो जाएगा 6 साल में, 31 तक। और इसमें एक चीज़ और आपकी रिपोर्ट से समझ में आती है कि जो बड़े प्लेयर्स हैं, सर्वाइवल उनका ही होगा, छोटे प्लेयर्स के लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि इतने बड़े जायंट, अगर शीन भी आ रहा है रिलायंस रिटेल वेंचर्स के साथ मिलके, तो फिर ये एक बहुत बड़ी मार्केट में उथल पुथल होने वाली है, लगता है आपको? तो देखिए, जैसे मैंने कहा कि 3 तरह के सेगमेंट्स है। तो जैसे जो आपका सबसे लोअर प्राइस पॉइंट वाला सेगमेंट है, वहां पे जरूर बड़े प्लेयर्स ज्यादा लड़ेंगे फॉर द मार्केट शेयर एंड कस्टमर को टैप करने के लिए। पर जो आपका मिड वाला सेगमेंट है वहां पे आप देखेंगे बहुत सारे छोटे छोटे ब्रांड्स भी बनेंगे, और ऑलरेडी इंडिया में वो बन रहे हैं। तो बिकॉज वहां पर जो ऑनलाइन अप्रोच है, इंस्टाग्राम के थ्रू वो टारगेटिंग करते हैं, कस्टमर जरूर उन वाले ब्रांड्स की तरफ भी एक्सपेरिमेंटल होता है। बिकॉज सेगमेंट में कस्टमर बहुत एक्सपेरिमेंटल है, उसको नए ब्रांड, नए डिजाइन ट्राई करने हैं।
कितने सारी चीजें हैं जो आजकल सिर्फ इंस्टाग्राम पे डिजाइन लॉन्च होता है और लोग वहीं से ब्रांड की साइट पे जाके खरीद लेते हैं। तो जो आपका मिड वाला सेगमेंट है वहां पे जरूर आप छोटे ब्रांड्स को भी आते देखेंगे। जरूर जो छोटा प्राइस पॉइंट वाला सेगमेंट है, अल्ट्रा वैल्यू, वहां पे आप देख सकेंगे कि शायद जूडियो, शीन, मैक्स, बड़े सारे जो कॉन्ग्लोमरेट बैक्ड ब्रांड्स हैं उनका कॉम्पिटिशन होना चाहिए। ओके, कुशल, यूनिक्लो किस सेगमेंट में रखेंगे? थोड़ा सा अल्ट्रा है ये। सॉरी, कौन सा? यूनिक्लो। यूनिक्लो मिड वैल्यू में आएगा। मिड वैल्यू में आएगा। अब मुझे एक चीज़ बताइए, चूंकि ये मार्केट तो बहुत ही बड़ा है, बहुत हाईली अनऑर्गेनाइज भी है, जितना ऑर्गेनाइज उससे बहुत बड़ा साइज ऑर्गेनाइज का होगा। तो जो जिस प्राइस पॉइंट पे लोग खेलना चाहते हैं, जिस स्केल पे कंपनियां खेलना चाहती हैं, क्या डायनेमिक्स ये कहते हैं कि मार्जिन बनाना संभव होगा इन कंपनियों के लिए? बहुत बड़े प्लेयर हैं जो बहुत माल पंप कर सकते हैं, या जो बहुत क्रेडिट ले सकते हैं, या जो बहुत जल्दी जल्दी इन्वेंट्री को फिनिश कर सकते हैं, उनके लिए, और जो थोड़े उनसे छोटे प्लेयर हैं जिनके लिए पॉसिबल शायद नहीं होगा, कैसे मैनेज करेंगे वो? मार्जिन्स कैसे मैनेज करेंगे? इन्वेंट्री कैसे मैनेज करेंगे? देखिए, इसीलिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि जो आप क्वांटिटी प्रोड्यूस करें वह ऑप्टिमम क्वांटिटी प्रोड्यूस करें। आप ऐसा ना करें कि आपने ट्रेंड देखा और आपने बहुत सारा पूरा स्टोर उससे भर दिया, आपने बहुत सारी क्वांटिटी बना दी। टिपिकली इसलिए जो प्लेयर्स इसमें है एक ट्रेंड के पीछे भागते हैं और उसका एक लिमिटेड क्वांटिटी बनाते हैं और उसको जल्दी से सेल आउट करते हैं, फिर अगले ट्रेंड के पीछे भागते हैं। अगर वो लॉन्ग टर्म ट्रेंड बनता है तो जरूर वो उसकी क्वांटिटी ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे, बट इसमें ऑप्टिमम क्वांटिटी प्रिडिक्ट करना कि कितनी सेल हो जाएगी एक पर्टिकुलर ट्रेंड की और उसको उसी हिसाब से प्रोड्यूस करना, वो एक इंपॉर्टेंट चीज है। सेकेंडली, जो आपकी कॉस्ट टू मार्केट है, जैसे जो आपने प्रोडक्शन करा, उसके बाद आपने जब सामान वेंडर्स के वेयर हाउसेस से स्टोर्स तक लाए, वो सप्लाई चेन आपकी कितनी लीन है, उस पर डिपेंड करता है कि आप और कॉस्ट कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। वो यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और थर्ड है जो आपके वेंडर्स के साथ में कॉन्ट्रैक्ट्स है, वो कितने वेल एस्टैब्लिश एंड कितना स्केल पे ऑपरेट करे ताकि आपको फेवरेबल मार्जिन टर्म्स मिल पाए। तो इन चीजों के चलते देखिए, शीन ने भी ग्लोबली प्रॉफिट बनाया है, जूडियो में हम देख ही रहे हैं कि इंडिया में प्रॉफिटेबल प्ले बनाया ही है। तो प्रॉफिट मार्जिन इसमें लोअर सेगमेंट में भी बन सकता है, प्रोवाइडेड ब्रांड ये 3-4 चीजें सही करें एंड एफिशिएंटली ऑपरेट करें। ओके, शीन की भारत में एंट्री को कैसे देखते हैं आप? शेकआउट करेगी मार्केट को? तो देखिए, अभी न्यूज आई है रिलायंस के थ्रू एंटर करेगा। ऑफ कोर्स आई थिंक मार्केट के लिए, ओवरऑल मार्केट के लिए अच्छी बात है कि इतना बड़ा प्लेयर एंटर करेगा। तो हम देखेंगे कि शायद बहुत सारे कस्टमर्स और एजुकेट होंगे इस मार्केट को लेकर, उसी की वजह से मार्केट की ओवरऑल ग्रोथ आएगी। तो ऐसा नहीं है कि इसमें शीन को अकेले को बेनिफिट होगा, जो बाकी प्लेयर्स उनको ही बेनिफिट होगा, जैसे जैसे लोग ओपन होंगे शीन तरह के प्रोडक्ट्स को ट्राई करने के लिए। हैविंग सेड दैट, जरूर इसमें ध्यान रखना होगा कि शीन कैसे जो डोमेस्टिक स्टाइल्स हैं इंडिया के, उनको ध्यान में रखकर टारगेट करता है, बिकॉज आई थिंक इट इज मोर ऑफ अ ग्लोबल प्लेयर कंपेयर टू जैसे जो बाकी प्लेयर्स हैं वो सारे इंडिया बोर्न है, अपार्ट फ्रॉम ज़ारा एंड H&M जो काफी टाइम से इंडिया में है। तो शीन को वो चीज जरूर क्रैक करनी पड़ेगी। जैसे इस मार्केट में बहुत सारी वाइट स्पेसेस भी हैं, फॉर एग्जाम्पल एथनिक वेयर में बहुत सारे ब्रांड्स नहीं है, यहाँ पे किड्स मेन साइड बहुत सारे ब्रांड्स नहीं है। तो अभी इसमें जगहें भी हैं कि नए नए ब्रांड्स भी वहां पे आके आ सकते हैं, इंडिया फोकस भी बन सकते हैं अगर एथनिक को पकड़े वो लोग एज अ कॉन्सेप्ट। तो वो चीज देखनी पड़ेगी, बट जनरली पूरे मार्केट के लिए अच्छा होगा, पूरी फैशन इंडस्ट्री के लिए अच्छा होगा अगर वो एंट्री होती है तो। ओके, कुशल, एक चीज़ और, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात समझा रहे हैं आप। ये आपकी बात से मुझे ये समझ में आ रहा है कि मार्केट अभी इतना बड़ा हो रहा है कि इसमें सबके लिए जगह है, सबके लिए गुंजाइश है, ये आप कह रहे हैं। इसी का काउंटर क्वेश्चन भी मैं रख देता हूँ कि जैसे हमने दूसरे अलग अलग और फॉर्मेट्स में देखे हैं, जो कि कपड़ों इससे अलग हटाइए, तो जो ग्रॉसरी के या डेली यूज़ वाले सामान के हैं, उसमें भी बड़े प्लेयर्स आए और उन्होंने रिटेल की जो एक कोर होती है कि पंप करो जितना माल उतना ज़्यादा डोमिनेंस आपका बनता है, उसमें हम लोगों ने देखा कि जो बहुत पुराने स्टेब्लिश प्लेयर हैं उनको थोड़ी दिक्कत हुई। मार्केट तो उतना ही बड़ा है ना, क्योंकि अब ठीक है इसमें कंजम्पशन हो रहा है, अभी ग्रो हो रहा है, लेकिन ऑलरेडी मार्केट है, ऐसा नहीं कि नया मार्केट क्रिएट होगा, उसको कोई ना कोई रिप्लेस कर रहा है। तो क्या ये सोचना ठीक है कि ठीक है 1-2 साल 3 साल तो ये चलेगा, लेकिन उसके बाद बड़ा शेकआउट होगा इसमें? तो देखिए, जब हम फैशन की बात करते हैं तो फैशन इंडिया में ऑलरेडी 90-95 बिलियन का मार्केट है, जिसमें से हम कह रहे हैं फास्ट फैशन 9 ही बिलियन है, राइट। और ये जो अभी 90-95 बिलियन है, आगे अगले 7 साल में कम से कम 200 बिलियन तक पहुंचेगा, राइट। हम अगर 50 बिलियन का फोरकास्ट भी करें तो भी हम कह रहे हैं कि फास्ट फैशन वो 200 बिलियन का 25% ही ले रहा है आगे जाकर,
ठीक है, तो मार्केट में गुंजाइश तो बड़ा होने की अभी भी है, फैशन तो काफी बड़ा है अभी भी इंडिया के अंदर, राइट? तो मैं ऐसा नहीं कह रहा कि कंपटीशन बिल्कुल नहीं होगा, डेफिनेटली होगा। एंड जैसे मैंने कहा, अल्ट्रा वैल्यू सेगमेंट में कॉन्ग्लोमरेट्स की भिड़न ज्यादा अच्छे से हो सकती है, एंड जरूर जो ब्रांड अच्छे से कस्टमर्स को वैल्यू प्रोपोजिशन दे पाएंगे, अच्छा ब्रांड रिकॉर्ड बना पाएंगे, वो लोग जरूर आगे आएंगे। बट बहुत सारे बड़े ब्रांड बनने की गुंजाइश भी है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एक ही दो बड़े ब्रांड रह जाएंगे और वही मार्केट को डोमिनेट करेंगे। बहुत सारे ब्रांड अलग अलग सेगमेंट्स में आके अपना प्ले क्रिएट कर सकते हैं। ओके, एक और मन में सवाल आ रहा लास्ट मेरे, कि आपने देखा होगा कि पिछले कुछ समय में जितने बड़े फैशन डिज़ाइनर या छोटे फैशन डिज़ाइनर या बुटीक्स थे, वो दो हाउसेज में बट गए, एक इधर चले गए, एक उधर चले गए, एक्वायर हो गए ना। ये से एक बहुत बड़ा ट्रेंड हम लोगों ने देखा। तो चूंकि इस बिज़नेस में आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कोई छोटा सा प्लेयर लगा, उसने कोई अलग तरीके की डिज़ाइन कर दी, या उसने हो सकता है कि कुछ नए तरीके के कपड़े बना लिए, तो ये एक यूनिकनेस इस बिज़नेस को सरवाइव करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये जो चेंज होगा इंडस्ट्री में, वो कैसे देखते हैं आप? आप डिजाइनर्स के मूवमेंट की बात कर रहे हैं? यस। हाँ, आई थिंक ये इसीलिए बहुत सारे, जो मैं कह रहा था कि नए ब्रांड जिनको फंडिंग मिल रही है, जो भी सीरीज ए बी सी लेवल पे ऑपरेट करे, बहुत सारे ब्रांड्स इसी वजह से आगे आ पा रहे हैं। जैसे हम देखेंगे कि एक छोटा सा ब्रांड है, स्नीकर ब्रांड, जो प्रिंटेड स्नीकर्स बनाता है बस, ठीक है, उसने एक कैटेगरी पकड़ी और उसमें भी पर्टिकुलर यूएसपी पकड़ा और उसी को वो बनाया जा रहा है, और उसने रिसेंटली स्केल कर लिया वहां से। स्निच हम लोग देखते हैं, स्निच की काफी बात होती है, अब स्निच ऑलरेडी स्टोर खोल रहे हैं, राइट? तो अब देखें तो आज से शायद 5-7 साल पहले तो ब्रांड्स थे ही नहीं, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहां पर ये छोटे ब्रांड्स को एक पुश मिल रहा है, बिकॉज सबके पास अब एक डिजाइन नॉलेज है, एंड धीरे धीरे जैसे जैसे ग्लोबल ट्रेंड इंडिया में आ रहे हैं, ये नॉलेज और बढ़ती जा रही है। तो इसकी वजह से अगेन जो छोटे ब्रांड्स हैं वो आगे आ पा रहे हैं, तो इसमें ये भी उस सेगमेंट के लिए, उस मार्केट के लिए अच्छा है। इंटरेस्टिंग। तो दो चीज़ें समझ में आई कि क्रिएटिविटी और स्केल दो इस बिजनेस के कोर है, जिस पे जो जितना ज़्यादा करेगा वो आगे बढ़ेगा, और यही इसके सर्वाइवल का रास्ता भी है। कुशल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए, और पूरा डिटेल में समझाने के लिए कि ये इंडस्ट्री कैसे चेंज होने वाली है आगे। इसमें कुछ बड़े लिस्टेड प्लेयर भी हैं, जैसे ट्रेंट है, जूडियो चलाते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ शीन के साथ मिलकर लॉन्च करने की तैयारी चल रही है, बाकी बहुत सारे अनलिस्टेड प्लेयर्स हैं, लेकिन लिस्टेड में भी है आदित्य बिरला फैशन की भी कई सारे पेंटलून वगैरह चल रहे हैं, ज़ारा भी ट्रेंड के तहत ही आता है। तो ये बहुत एक बड़ा मार्केट है जो बहुत बड़ा चेंज लाने वाला है इस इंडस्ट्री में, और जैसा मैंने कहा कि स्केल और क्रिएटिविटी ये इसके सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक, इसके बाद मार्केट अपडेट।